अस्सलाम वालेकुम MG2 बेटा, होप सो आप लोग फ़ाइन होंगे। तो अब हमारा RLC सीरीज़ और पैरेलल दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं और ये आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3 AC सप्लाई। ठीक है, ये मैं पेज नंबर आप लोग को दिखा दूँ ये किस पेज पे है। गर्ल्स, ये हमारे पास पेज नंबर 126 पे है। ठीक है, और ये इसकी कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ। इसकी कंस्ट्रक्शन में जैसे आप लोग को क्लास, मेरा ख्याल है कि इससे पहले मैं समझाऊं, आप लोग ज़रा प्लीज़ ये मार्क कर लीजिएगा पेज नंबर 126। ये कंस्ट्रक्शन की जो हेडिंग्स है इन्हें 3 फेज से लेके स्लिप रिंग्स तक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हैविंग 6 टर्मिनल से लेकर यहाँ तक हमारे पास 400 वोल्टेज तक, ये इसकी कंस्ट्रक्शन में ही आएगा। नहीं, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं, मशीन तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक है, सॉरी बेटा, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन होगी। और जो वर्किंग होगी वो वर्किंग यहाँ से लाइंस आगे पीछे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि साथ साथ अपने नोट्स बना लीजिएगा। और यहाँ पे हमारे पास इसकी स्टार्ट हो रही है वर्किंग यहाँ से। व्हेन दी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइल्स आर रोटेट, यहाँ से लेकर 240 तक इसकी वर्किंग होगी। क्लियर है बेटा? और उसके बाद यहाँ से हमारे पास हेडिंग है एडवांटेजेस की, और पहला इसका एडवांटेजेस यहाँ से यहाँ तक के। यस बेटा, ये पैराग्राफ थोड़ा लॉन्ग है। और दूसरा एडवांटेजेस ये है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स, ये भी मैं कोशिश करती हूँ इसी लेक्चर्स में ही डन हो जाए। ओके बेटा, अब पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा दूँ कि हमारे पास 3 फेज सिग्नल क्या है। मैं जूम कर लूँ ताकि पिक्चर क्लियर हो। क्लास बेटा, अब देखिएगा कि सिंगल फेज हमारे पास क्या है। बेटा ये ज़रा आप लोग देख लीजिएगा कि सिंगल फेज सप्लाई क्या होती है। इफ़ एन AC जनरेटर हैज़ ए 1 कॉइल विद अ पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स देन इट प्रोवाइड्स 1 फेज AC, राइट। अब मैं पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। बेटा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा है AC जनरेटर। AC जनरेटर जब पढ़ा था तो हमारे पास क्या था कि उसमें स्लिप रिंग यूज़ किए गए थे, और आप लोग को याद है कि वहाँ पे अगर एक कॉइल थी, एक कॉइल के साथ हमारे पास 2 स्लिप रिंग्स आ रहे थे, यानी कि पेयर आ रहा था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 में सिंगल फेज़ को किया था। यहाँ पे अब 3 फेज़ है, तो 3 फेज़ है तो बेटा आप लोग के माइंड में आना तो चाहिए क्या, अगर 3 फेज़ है तो पहले सिंगल फेज़ में 2 स्लिप रिंग यूज़ किए गए थे, तो इसमें हमारे पास कितने स्लिप रिंग्स होंगे? 6 होंगे। और इसके टर्मिनल्स कितने होंगे? ये सारा मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करती हूँ। बेटा पहली बात, अब सिंगल फेज़ का मैं आप लोग को छोटी सी एग्जांपल दे दूँ। अगर कोई बिल्डिंग है, कोई प्लाजा है, ठीक है, वहाँ पे अगर 3 फ्लोर हैं, फ्लोर 1 2 3, अब हर फ्लोर पे डेफिनेटली AC भी है। ठीक है, तो सिंगल फेज़ है तो क्या होगा, क्या आप लोग सारे फ्लोर पे फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल 6 AC हैं, क्या एक सिंगल फेज़ पे चल सकेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब हर एक गर्मियों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो क्या होगा कि ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड होके ट्रिप हो जाएगा। बेटा इस चीज़ की समझ आ गई? ये था सिंगल फेज़। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर उसी को डिवाइड कर दे कि फ्लोर 1 को मैंने एक सिंगल अलग दे दिया, फेज़ दे दिया, फ्लोर 2 को अलग दे दिया, फ्लोर 3 को मैंने अलग फेज़ दे दिया। अब क्या होगा, अगर मेरे पास फ्लोर 1 के लोग 3 AC भी चलाएंगे तो एटलीस्ट वो इतना ओवरलोड नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो सेकंड फ्लोर वाले हैं वो भी कर लेंगे, थर्ड फ्लोर वाले भी कर लेंगे। ठीक है, अब वो इजीली मैनेज हो जाएगा। इसलिए हमारे पास 3 फेज़ सिग्नल आप लोग यूज़ करते हो। ठीक है, ये ज़्यादातर कमर्शियल मार्केट्स में और जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है, लेकिन बेटा अब तो कॉमनली घरों में भी यूज़ किए जाते हैं डबल फेज़। और उसमें क्या होता है कि अगर एक फेज़ में लाइट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टर्न कर लेते हैं, अपना फेज़ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि दूसरे फेज़ की लाइट आ रही होती है। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा 3 फेज़ AC सप्लाई ऑफ एन AC जनरेटर हैज़ अ 3 कॉइल्स। बेटा अगर इसकी 3 कॉइल्स होंगी तो इसके पास जो स्लिप रिंग्स होंगे वो क्या होंगे? टोटल 6 होंगे। लेकिन एक और मैं इसकी बात बता दूँ आपको,
पहले डायग्राम देख लें। लेकिन 3 तो हमारे पास है, लेकिन हर एक का जो फेज़ डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, जो इसमें फेज़ डिफरेंस आ रहा है वो 120 का है। यानी कि अगर मेरे पास 3 रिंग्स हैं A B C और एक ये जो कॉमन पॉइंट है इसको मैंने D का नेम दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिएगा जो हमारे पास C से A इनमें भी डिफरेंस 120 का है, A से B में भी डिफरेंस 120 का है, B से C में भी डिफरेंस हमारे पास कितना है 120 का है। यही चीज़ मैंने ऊपर मेंशन की है, ठीक है। क्लास एक और मैं चीज़ बेटा बता दूं यहाँ पे, अब मेरे पास हर एक के पास 120 का डिफरेंस है, लेकिन अगर दो को मैं कंबाइन करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक करूँ तो बेटा टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा 240, ठीक है। यानी कि अगर मैं AC यहाँ तक डिफरेंस देखूँ तो मेरे पास टोटल हमारे पास आ जाएगा 240 का। अब मैं पॉइंट A से लेके यहाँ तक C तक आऊँगी तो बेटा यहाँ तक भी जो डिफरेंस आएगा वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी हमारे पास होगा 240 का होगा। लेकिन अब मैं आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, तो बेटा जब हमने AC जनरेटर की बात की तो मेरे से पहले आप लोगों के माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि प्रिंसिपल हमारे पास AC जनरेटर का क्या होगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे जूम कर देती हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। ये लाइंस आप लोगों ने बुक से लेनी है, ये वाली लाइंस हैं यहाँ से लेके ये मैंने अभी आप लोग को मार्क करवा दिया, लेकिन अब मैं आप लोग को समझा देती हूँ कि भाई इसमें जो 240 है ये भी मैंने आप लोग को बता दिया कि 240 का क्या मतलब है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कंस्ट्रक्शन है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देती ताकि स्क्रीन क्लियर है, ठीक है। अच्छा बेटा अब यहाँ पे आप लोगों ने ये बुक वाली लाइन लिखनी है, लेकिन साथ साथ डायग्राम्स भी देख लीजिएगा। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है, यहाँ पे मैं मार्क किया हुआ है कि हमारे पास एक कॉमन जंक्शंस आएगा और 6 टर्मिनल्स की बजाय हमारे पास टोटल जो टर्मिनल्स यूज़ होंगे वो कितने टर्मिनल्स यूज़ होंगे, वो 4 टर्मिनल्स यूज़ होंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे ही लाइन्स लिखी होंगी, ये यहाँ पे आएगा। ओके बेटा आप लोग रीड कर लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोग को समझा देती हूँ। अब मुझे एग्जैक्टली लाइन नहीं मिल रही, लेकिन आप लोग देख लें। अच्छा क्लास अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, टर्मिनल्स की पहले आप लोग बात सुन लें कि हमारे पास ये फेज़ है जो एक फ़ेज़ C है, एक फ़ेज़, एक सेकेंड ये जूम में कर दूँ, अब वीडियो क्लियर है। एक मेरे पास C है, एक मेरे पास A है, एक B है। तो बेटा अगर मैं इसके टर्मिनल्स देखूं तो A से C 2 टर्मिनल्स, A और B कॉइल देखूं 2 टर्मिनल, B से B का देखूं तो इसके भी 2 टर्मिनल, 3 कॉइल्स हैं। अब तीनों कॉइल्स में हमारे पास टोटल टर्मिनल्स कितने होने चाहिए, 6 टर्मिनल्स होने चाहिए। लेकिन हम लोग कितने टर्मिनल्स ले रहे हैं, हम लोग टर्मिनल्स ले रहे हैं 4 टर्मिनल। क्यों, क्योंकि C और ये A टर्मिनल ये सारे एक के साथ कनेक्टेड है, और ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास 0 फेज़ पे आएगा। क्लियर है ये चीज़, ये बुक में भी उन्होंने लाइन मेंशन की हुई है, ये उन्होंने वर्किंग में मेंशन किया है, लेकिन अभी मैं वर्किंग पे पहुंची नहीं हूँ, तो इसलिए पहले इस चीज़ को देख लीजिएगा कि जो हमारे पास टर्मिनल हमारे पास आ जाएगा, 3 कॉइल्स है, 3 कॉइल्स के 6 टर्मिनल्स होने चाहिए, लेकिन हम लोग 4 टर्मिनल्स ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि बेटा एक कॉमन पॉइंट आ रहा है। इस चीज़ में आप लोग देखें कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और कंस्ट्रक्शन के आपने सारी लाइंस लिखने के बाद आपने लिखना है वर्किंग की लाइंस भी आप लोग बुक से लेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 126 से, और ये व्हेन दी इस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइल्स रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ईच कॉइल जनरेट एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस इट्स ऑन पेयर ऑफ स्लिप रिंग।
बेटा पहली बात आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि उन्होंने क्या कहा है कि तीनों को जो रोटेट करवाना है। पहली बात हमारे पास जो कॉइल 1 है ये 0 फेज़ पे है, ये हमारे पास 120 का एंगल बना रही है, ये भी हमारे पास क्या बना रही है 120 का एंगल बना रही है। जब ये रोटेट करेंगे तो रोटेट करके इनके फेजेस में चेंजेस आएंगे। नीचे मैंने इसकी डायग्राम बनाए, लेकिन बेटा कीप इन माइंड तीनों फेज़ एक साथ ना तो ज़ीरो होंगे, ना अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाएंगे, ना अपनी मिनिमम पोजीशन पे जाएंगे। जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है कि जैसा कि हर घरों में डबल फेज़ यूज़ किए जाते हैं कि अगर एक फेज़ की लाइट नहीं आ रही तो बेटा हम लोग अपना कनेक्शन चेंज कर देते हैं ताकि दूसरे फेज़ की लाइट आ जाए। ठीक है, अगर दूसरे के नहीं आ रही, अगर कहीं पे तीसरा कनेक्शन है तो हम लोग वो चेंज कर देंगे। मतलब ये है कि जो तीनों फेज़ हैं एक टाइम पे ना तो मैक्सिमम होंगे और ना ही हमारे पास मिनिमम होंगे। अब मैं इसे जूम कर देती हूँ, ये डायग्राम मैंने बनाई है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारे पास 0 फेज़ पे था पॉइंट सी, ये मैंने 0 से स्टार्ट की तो ये इसकी वेव आ गई। दूसरा पॉइंट ए है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको मैंने अप साइड से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बी पॉइंट है ये डाउन साइड से, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। पेज नंबर 127 में यहाँ पे ये देखिएगा उन्होंने पिक्चर्स बनाई हुई है। ठीक है, ये अब क्लियर है, ये पिक डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन तीनों के तीनों एक साथ में ना तो वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जा रहे हैं, ना ही अपनी मिनिमम पोजीशन पे जा रहे हैं। ठीक है क्लास। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ कि यहाँ जो हमारे पास कॉमन पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट क्या है डी, जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, अब जब नेगेटिव पॉइंट लेंगे तो नेगेटिव क्योंकि ए से डी, फिर हमारे पास डी भी आ रहा है और सी के साथ भी डी कनेक्ट हो रहा है, तो हम लोगों ने इसलिए इसको कंसीडर किया है एज ए नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात अब आ जाएगी, ये सारे वर्किंग में ही मेंशन करेंगे कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि वोल्टेज मेंटेन करने हैं। क्लास ये मैं पहला पॉइंट क्लियर कर दूं बेटा कि ये मैंने इसको नेगेटिव क्यों टर्मिनल लिया है, क्योंकि अगर मैं इसे नेगेटिव टर्मिनल नहीं लूँगी तो मैं अपने वोल्टेज मेंटेन नहीं कर सकूँगी। अब आप लोग वोल्टेज देखिएगा, अगर मेरे पास सी से हमारे पास सी से डी, ठीक है, यहाँ पे भी कितने वोल्टेज आ रहे हैं 230। अब पॉइंट ए से लेके पॉइंट हमारे पास सी तक भी जो वोल्टेज आ रहे हैं 230 आ रहे हैं। पॉइंट डी से पॉइंट सी तक भी हमारे पास कितने 230 वोल्टेज है, और फिर उसके बाद सी से डी तक भी कितने वोल्टेज है 230। क्लास मैंने क्या किया है कि वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए डी पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया, उसको नेगेटिव लिया है। लेकिन बेटा एक और बात आपके माइंड में याद रखिएगा कि अगर मैं इन दो पॉइंट इकट्ठे कर दूं तो वहाँ पे मैं 240 वोल्टेज लूँगी, यानी कि पॉइंट ए और बी। ऑफ कोर्स तो 230 प्लस 230, तो मेरे पास टोटल कितने वोल्टेज बनने चाहिए 230 प्लस 460। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन जो वोल्टेज ले रहे हैं वो हम लोग 400 वोल्टेज ले रहे हैं। 460 बेसिकली आने चाहिए, लेकिन हम लोगों ने कितने कंसीडर किए हैं, हम लोगों ने 400 वोल्टेज किए हैं। अब ये ज़रा बुक वाली डायग्राम्स देखिएगा, क्योंकि अब बुक में भी ये चीज़ मेंशन है बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये देखिएगा, अब बुक में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि जो हमारे पास दो अगर लाइंस के बिटवीन आ रहे हैं तो वो हमारे पास 400 वोल्टेज आ जाएगा। 2 लाइंस का मतलब है अगर मैं ए बी यानी कि कॉमन पॉइंट डी नहीं ले रही हूँ, ठीक है, तो इनके दरमियान हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ए से बी, तो जारी सी बात है 230 मैं पहले इसका मेंटेन कर चुकी थी, इसके भी 230, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, मेरे पास टोटल हो गए 400 वोल्टेज। तो बेटा इसी तरह से डी और बी इन दो टर्मिनल्स को देख लो, यहाँ पे भी 400 वोल्टेज आ जाएंगे। यही रीज़न है कि जब हम लोग फेज़ ज़्यादा करते हैं तो फेज़ ज़्यादा करने में क्या होता है कि हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो बेटा इसका मेन फ़ायदा ही यही है कि 400 वोल्टेज पे कि मैं क्या करूँगी, हम लोग ज़्यादा एसी ऑन कर सकते हैं। ठीक है,
आई डोंट थिंक सो कि वर्किंग में किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये देखिएगा कि हमारे पास सी पॉइंट ज़ीरो फेज़ पे है और इनके दरमियान जो एंगल्स बन रहे हैं वो हमारे पास क्या बन रहे हैं, 120 के हैं। ठीक है, जब आप इसको रोटेट करवाते हो तो तीनों बेटा एक साथ में ज़ीरो पॉइंट पे नहीं आएंगी। बेटा ये चीज़ क्लियर है। और अगर हम लोगों ने क्या करना है, डी पॉइंट को नेगेटिव इसलिए लिया ताकि हम अपने 230 वोल्टेज मेंटेन कर सकें। लेकिन जब टू लाइंस के बिटवीन देखेंगे तो यानी कि पॉइंट ए से बी, डी से बी या सी से ए, तो इनके दरमियान हमारे पास कितने वोल्टेज होंगे, 400 वोल्टेज होंगे। ये 400 प्लस वोल्टेज भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा वो एरिया कौन सा है। तो बेटा अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग भी आप लोगों ने बुक से ही करना है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे हेडिंग्स हैं पेज नंबर 127 और यहाँ पे आप लोग देखेगा या इसकी हेडिंग्स हैं कि इसका एडवांटेजेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैं जूम कर देती हूँ ताकि वीडियो क्लियर रहे। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाएगी, ये पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर 2 बनेगा। लेकिन बेटा अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा मेन एडवांटेजेस इसका क्या होगा, जब 3 फेजेस होंगे तो लोड हमारे पास क्या होगा, ऑफ कोर्स वो डिवाइड हो जाएगा। हम घरों में और फैक्ट्रीज़ में क्या करेंगे, हैवी मशीनरी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यही ये लाइंस उन्होंने बताई हुई हैं। और नेक्स्ट इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, यस कोई हमारे पास कमर्शियल एरिया में किसी फैक्ट्री में ऐसी मशीनरी भी हो सकती है जो कि हमारे पास 230 वोल्टेज पे ऑपरेट ना हो सके, तो बेटा उसके लिए भी फ़ायदा मंद होगी कि उसको 400 वोल्टेज मिल रहे हैं तो वहाँ पे वो भी ऑपरेट कर सकेगी। ठीक है, आई थिंक सो कि आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी का ये प्रिंसिपल ऑफ मैटर डिटेक्टर्स ये और चौक और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चे, आई डोंट थिंक सो कि अब आप लोग को कोई कन्फ्यूजन होगी। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।